फिनिश हो जाएंगे एग्जाम्स? यस मैम। ओके, वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब हम लोग अपना जो लाइक क्लासेस हैं वापस से रिज्यूम मार्च से कर सकते हैं इजीली, है ना? यस यस मैम। मैम। ओके, ठीक है। 16 से लेके आपका 23 तक है। और बायो कब है इसमें? 25 में है ना ये जीव विज्ञान, ये है ना? 25 के है। ठीक है, चलो चलो फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपका जो हर्ट है वो अलग अलग टाइप के हो सकता है। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हर्ट होगा, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हर्ट होगा, एंड जैसे हम लोगों के अंदर 4 चैम्बर हर्ट होता है, ऐसे ही क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होता है। हम सब लोग मैमल्स के अंदर ही आते हैं, नहीं आता है? आते हैं। यस मैम। यस मैम। फिर इसके बाद लोगों को बताते हैं कि जो आपकी फिशेस होती है, फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, मतलब ब्लड जो है वो एक ही बार सर्कुलेट करता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन मिलता है क्योंकि वहां पे ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। और आपके क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के अंदर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं? यस मैम। ये आपके राइट साइड वाले हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और दोनों के दोनों ब्लड मिक्स भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है आपके राइट और लेफ्ट, वो बीच में सेपरेटेड है, उनके बीच में सेपरेशन है, एक प्रॉपर वॉल प्रेजेंट है, तो इसलिए वहां पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी जो फिशेस हैं कि फिशेस के अंदर एग्जैक्टली ब्लड कैसे पंप होता है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। इस डायग्राम में आपको क्या अब आपको पता है फिशेस जो है वो अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करती है? गिल्स। रेस्पिरेशन करती है। तो गिल्स के थ्रू जैसे ही उन्होंने अपना रेस्पिरेशन किया, तो रेस्पिरेशन करने के बाद आपका ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या मिक्स है? ऑक्सीजन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? आपकी पूरी फिशेस की बॉडी के अंदर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी के अंदर क्या चल रहा होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, सारी के सारा ये ऑक्सीजन तो ले लेंगे और रिटर्न में क्या दे देंगे उस ब्लड के अंदर? CO2 फिल कर देंगे। तो अब यहां से CO2 वाला ब्लड निकलेगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके अंदर? हार्ट के अंदर आएगा। फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पंप कर देगा किसको? गिल्स के पास। अब गिल्स क्या करेंगे? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से CO2 को बाहर भेज देंगी और O2 को अंदर ले आएंगी। फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया, फिर इधर से आया पास ऑन होके, फिर बॉडी के पास आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिला, वहां से ऑक्सीजन उन्होंने ले लिया, CO2 दे दिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के अंदर, फिर हार्ट ने उसको पंप कर दिया गिल्स तक। तो अब एक चीज देख रहे हो कि हमारे हार्ट के अंदर किस टाइप का ब्लड रिसीव हो रहा है? किस टाइप का ब्लड रिसीव? डीऑक्सीजनेटेड। हमारा जो हार्ट है डबल सर्कुलेशन जिसमें, उसमें हमारे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड आ रहे हैं। लेकिन आपका जो फिशेस का हार्ट है, उस हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव हो रहा है। दैट्स व्हाई हम फिशेस के हार्ट को क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। हम ये आपको याद रखना है। व्हाई वी कॉल इट वीनस हार्ट? बिकॉज इसका जो हार्ट है इट ऑलवेज रिसीव सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक ही बार ब्लड आ रहा है और जा रहा है। सिंगल सर्कुलेशन है या नहीं है? यस। तो के अंदर सबको समझ में आया कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है? अब आ जाओ हमारे एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर में वी ऑल नो 2 हमारे पास ये एट्रिया है और एक वेंट्रिकल। तो अब ये हमारे पास आपका राइट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो फिशेस की बॉडी से क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। उन वेंट्रिकल्स ने क्या किया? इस ब्लड को कहाँ भेजेंगे?
ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड तो बॉडी के पास जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड वाला है वो लंग्स के पास जाएगा, लेकिन ये वेंट्रिकल एक कॉमन वेंट्रिकल है, तो इधर से डीऑक्सी आ रहा है और इधर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। यस मैम। और यही मिक्स ब्लड आपका लंग्स तक जाएगा, उस मिक्स ब्लड में जो लंग्स में CO2 होगा यहाँ पे, वो CO2 लंग्स के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आपका बॉडी में भी मिक्स ब्लड जाएगा। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं एम्फीबियंस के अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन मिलता है, इनकम्प्लीट। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेंट्रिकल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर चला, किसके थ्रू गया है लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, और यहाँ पे आया किसके थ्रू था, वेन के थ्रू आया। फिर लंग्स से हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन लेके आया, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, या फिर वी कैन कॉल इट आयोटा। क्लियर सबको? 3 टाइप के सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। क्लियर? चलो ये हमको समझ में आ गया। अब हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसका डायग्राम मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही करा दिया था, उसके अंदर पार्ट लेबलिंग वगैरह सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिखा के। तो आपका जो हार्ट है वो उसका ओरिजिन कैसा है ये याद रखना है। हार्ट का ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये मीजोडर्म लेयर्स से मिलके बना होता है। पता है ना कि 3 टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मीजो मिडिल वाली और एंडो सबसे इनरमोस्ट वाली। ये तीनों लेयर्स मिलके ह्यूमंस के अंदर हर एक ऑर्गन को बनाती हैं। तो इन तीनों लेयर्स में से किस लेयर से आपका हार्ट बना हुआ है, मीजोडर्म से आपका हार्ट बना हुआ है, इसीलिए हम इसको मीजोडर्मल ओरिजिन बोल देते हैं। और आपका जो हार्ट है वो आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में। देखा था ना हमने, जो लेफ्ट वाला लंग था उसके अंदर एक कार्डियक नोच था, कुछ ऐसे बन रहा था वो लंग, एक तो लंग प्रॉपर ऐसे था और यहाँ पे ऐसे बीच में हार्ट था, जिसकी वजह से एक पिचक गया था आपका लेफ्ट लंग, उसको कार्डियक नोच बोल रहे थे, क्योंकि आपका हार्ट किधर है, टिल्टेड है टुवर्ड लेफ्ट। आपके हार्ट का साइज कितना होता है, साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी होता है इसका। तो चारों पॉइंट्स याद रहेंगे, मीजोडर्मल ओरिजिन है, थोरेसिक कैविटी दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, और इसका साइज क्लेंच फिस्ट के जितना होता है। डन? अब आपका जो ह्यूमन हार्ट है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट किस टाइप की मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। यस मैम। इन कार्डियक मसल्स में से कुछ मसल्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके नोडल मसल्स बनाए हुए हैं। इसी वजह से आपका जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, हम पढ़ चुके हैं ये चीजें। यस मैम। ऑटो एक्साइट करता है। अब ये नोडल मसल्स या फिर नोडल टिश्यूज आपको पता है ये कितने टाइप के, 4 टाइप के। सबसे पहले एवी नोड, सबसे पहले एसए नोड, फिर एवी नोड, देन Purkinje फाइबर, एंड देन बंडल ऑफ अलग अलग टाइप के नोडल टिश्यूज है जो कि आपके हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बनाते हैं। आपका हार्ट किस लेयर के थ्रू कवर्ड अप होता है, हार्ट जो होता है कार्डियम के थ्रू कवर्ड अप होता है, और उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। हार्ट 4 चैम्बर है, 2 अपर चैम्बर एट्रिया और 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स, पता है हम लोगों को। दोनों एट्रिया आपस में कनेक्ट सेपरेटेड किसके थ्रू है, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड किसके थ्रू है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल किसके थ्रू सेपरेटेड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर वॉल्व प्रेजेंट है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर है, राइट साइड में, और बाइकस्पिड
लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। सेमील्यूनर वॉल्स क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा की वॉल्स को हम सेमील्यूनर वॉल्स, सेमील्यूनर मतलब होता है हाफ मून के जैसे। हाफ मून। डन यहाँ तक सबको? यस मैम। चलो, जितना मैंने आपको बताया वही बताते कि हमारा कार्डियक मस्कुलेचर होता है, उन्होंने अपने आप को कार्डियक मसल्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके नोडल टिश्यूज बनाया हुआ है, जिसमें एसएएन है। एवी एसएएन कैसे वर्क करता है? पेसमेकर की तरह वर्क करता है। और अगर एसएएन खराब हो जाएगा ड्यू टू एनी कंडीशंस, तो एसएएन की जगह एवीएन वर्क करेगा। तो इसीलिए हम एसएएन को क्या बोलते हैं? एसएएन इज पेसमेकर, क्योंकि पेस बनाने का काम करेगा, और एवीएन पेस सेटलर हम इसको बोलेंगे, पेस को सेटल करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एसए नोड। एसए नोड कहाँ प्रेजेंट है? आपके एट्रिया के, जहां से आपका सुपीरियर वेना कावा है उसकी बिल्कुल ओपनिंग पे है ना, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है आपकी अपर बॉडी से, उसकी ओपनिंग पे प्रेजेंट है। किधर? राइट हैंड साइड में आपका। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल क्लोज में। क्लियर? लोकेशन पे भी बच्चों को क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या है, एवीएन की लोकेशन क्या है। और फिर इसके बाद आपको पता ही है, लेट्स सपोज मैं आपका एक हार्ट बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। ये है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे नोड से सिग्नल किसको मिला? एवी मिला। ऐसे नोड से सिग्नल एवी में गया, फिर एवी ने सिग्नल आपका कहाँ दिया? दोनों बंडल ऑफ सेल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसमें, और फिर यहाँ से लेफ्ट में और राइट में सेपरेट आउट हो गया। यस मैम। कहाँ पे है? वेंट्रिकल की मस्कुलर लेयर के अंदर है। फंक्शन क्या होता है इसका? ऐसे नोड का फंक्शन है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराने का, और बाकी बाद वाले सब कॉन्ट्रैक्शन किसमें करता है? वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। डन? यस मैम। है। और आपका ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कंपैरिजन करेंगे तो किसकी वॉल ज्यादा थिक होती है? लेफ्ट की ज्यादा थिक होती है, बिकॉज इसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत है, इसको हमको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने इसकी वॉल्स को कंपैरेटिवली थिक बनाया है इन कंपैरिजन विद राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपका वही बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स के बारे में लिख के देते हैं कि ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स जो कहाँ से स्टार्ट हुआ? एवी से, और कहाँ पे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल मिड से निकला ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद छोटे छोटे फाइबर्स उसने बना लिए। दोज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजी फाइबर्स। क्लियर? सबसे पहले एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एंड देन आपका पुरकिंजी फाइबर्स। क्लियर? यस मैम। हमारे नोडल टिश्यूज का फंक्शन करता है, और नोडल टिश्यूज का फंक्शन क्या है? ऑटो एक्साइटेबल करने का, मतलब हार्ट को बिकॉज आप खुद देखो ना, आप अपने हार्ट को कभी भी ऑर्डर नहीं देते हो ना कि अब आपको ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में लेके आना है, अब वेंट्रिकल से आपको ब्लड आयोटा या पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर लेके जाना है, नहीं करते हो ना आप लोग। आपको तो पता ही नहीं चलता कब आपका, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो अपने फंक्शन सब खुद से कर रहा होता है। ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एक्साइटेबल मतलब खुद से इसके पास सिग्नल्स आते हैं कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब आपको रिलैक्स करना है, इन सब चीजों के। इट मींस इट हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये अपने अंदर एक एक्शन पोटेंशियल खुद से जनरेट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के, मतलब बाहर से कोई सिग्नल आए बिना खुद से ये अपने आप को रेगुलेट करता है। इस चीज को हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल, जो कि हमारे नोडल टिश्यूज की वजह से पॉसिबल होता है। एसेन मैंने आपको बताया ये पेसमेकर होता है। पेसमेकर अब आप खुद देखो ना, जैसे आप लोगों के घरों में लाइट आती है, तो मैंने आप लोगों का लास्ट क्लास में भी ये चीज बताया था कि आपके घर में लाइट आ रही है तो उसके लिए कोई मेन पावर स्टेशन होता है, नहीं होता है?
Yes, ma'am. उस पावर स्टेशन में से लाइट आपके जो सिटी का स्टेशन होगा वहां पे आती होगी, फिर सिटी से आपके कॉलोनी वाले एरिया में आती होगी, फिर कॉलोनी से आपके घर तक आती है नहीं आती है। ऐसे ही यहाँ पे सिग्नल ऐसे से स्टार्ट हुआ, ऐसे से एवी के पास गया, एवी से आपका बंडल ऑफिस में गया, बंडल ऑफिस से पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो जितना सिग्नल ऐसे ने कितना सिग्नल स्टार्ट किया, 70 से 75 पर मिनट याद रखना है। हम लोग 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, कितनी बार? 72 ना 70 times 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। और हमारा हार्ट पर मिनट कितने टाइम्स बीट करता है? 72 72 बीट्स हमारा हार्ट लेता है पर मिनट। और आपका जो ऐसे नोड है ना, ये ऐसे नोड भी देखो 70 से अप्रोक्स 75 टाइम्स ही एक्शन जनरेट करा रहा है पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 70 टाइम्स सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के। तभी तो आपका हार्ट एक बार हार्ट बीट करने का मतलब होता है एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना। ये अभी आपको आगे वाली चीजों में समझ में आने लग जाएगा। तो याद रखना है ऐसे नोड कितना इम्पल्स जनरेट करता है, 70 से 75 पर मिनट। ठीक है। चलो अब इसी के बेसिस पे ना हम ये निकालेंगे कि आपका जो हार्ट है वो एग्जैक्टली कैसे कितना ब्लड पंप कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमको 2 वैल्यूज याद रखनी है। पहला हमको याद रखना है, अब ये ऊपर वाली चीज मत देखना, ये अभी समझाऊंगे, पहले नीचे आओ। यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है एंड कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितना ब्लड हर एक वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल्स है हमारे पास, तो आपका वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप हुआ वेंट्रिकल से। और कार्डियक आउटपुट का मतलब ये होता है कि कितना ब्लड पंप किया गया वेंट्रिकल्स के थ्रू 1 मिनट में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमको कैसे निकालना है, पर बीट निकालना है और ये आपका पर मिनट निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे, सिंपली समझना। स्ट्रोक वॉल्यूम ही बोलता है कि भाई आपका जो ब्लड है ना, जब एक बार बीट करता है तो ये 70 ml ऑफ ब्लड पंप कर देता है 1 बीट में। तो 70 ml क्या हो गया हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड वेंट्रिकल से निकला, है ना। Yes. कार्डियक आउटपुट में बोलते हैं कि आपका कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में कितना निकलेगा। अब हमको पता है कि 1 मिनट में कितनी बीट्स आती हैं, अभी आपने 72 हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा होगा। 72 इंटू 70 कर दे, Yes, ma'am. क्या आंसर आएगा? फाइव 5040 आएगा क्या? Yes, ma'am. 5040 ml, या फिर इसको अप्रोक्स में 5 लीटर लिख सकती हूँ। Yes. तो कैन वी से कि हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आ गया समझ में। तो ये 5 लीटर क्या है, ये 5 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट और ये 70 आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। कर लोगे? Yes, ma'am. तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आपका हार्ट बीट, कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। यहाँ तक हमारा डन है बिल्कुल। Yes. चलो उसके बाद
हम समझते हैं कि हमारी कार्डियक साइकिल क्या होता है। ठीक है, साइकिल का मतलब ये, मतलब हम किसी भी चीज की जब साइकिल ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं ना कि उसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम होता है। इस पॉइंट से हमारी साइकिल तो यहाँ से निकल के वापस यहीं आई। तो ये बोलते हैं कि हमारी जो हर्ट है उसका कार्डियक टर्म का मतलब क्या होता है, हर्ट होता है ना, हर्ट की भी एक साइकिल है। और Yes. उसको यहाँ से अगर हर्ट स्टार्ट हुआ और यहीं से वापस आने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। तो इसका मतलब जो आपका कार्डियक साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब ना मैं इसको थोड़ा सा सर्किल को अच्छा सा बना देती हूँ। अब इस 0.8 सेकेंड को ना मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। देखो 2 पाई चार्ट में बना रही हूँ यहाँ पे। पॉइंट 1, 0.3, 0.4 हो गया क्या, देखियो 0.8, Yes. 0.8। अब आपको ये समझना है कि ये 0.8 सेकेंड में हमारे हर्ट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अब छोटा सा हर्ट बना लेते हैं। चलो इधर ये हमने हर्ट बनाया। तो अभी जो हमारा ब्लड है ना वो हमारा हर्ट के अंदर है, किसमें, एट्रिया के अंदर है। अब हमको क्या करना है, अपने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तभी ये ब्लड यहां से निकल के वेंट्रिकल में जा पाएगा। Yes, ma'am. हमको ये बता रही है हमारा जो हार्ट है उसका एट्रिया कितने सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सिर्फ 0.1 सेकंड तक क्या करेगा, 0.1 सेकंड तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, सिस्टोल। ठीक है, तो 0.1 सेकंड के लिए आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हार्ट का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, और एक एट्रिया नहीं, दोनों एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए। और फिर रेस्ट वाला जो टाइम बच जाएगा फिर तो इसमें क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। Yes, ma'am. ये रिलैक्स वाला टाइम हो गया। फिर वापस से 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारा ब्लड वेंट्रिकल में, और 0.7 सेकंड तक फिर मस्ती करेंगे। Yes, ma'am. समझ में आया में क्या हो रहा है। Yes, ma'am. 0.1 सेकंड के लिए काम करेंगे, 0.7 सेकंड के लिए मस्ती करेंगे। वेंट्रिकल क्या करेंगे, अब इस 0.1 सेकंड में तो क्या कर रहे थे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कौन, सिस्टोल। सिस्टोल समझ गए ना, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब 0.3 सेकंड के लिए हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी का सारा बचा हुआ टाइम वो मस्ती करेंगे। Yes, ma'am. मतलब वेंट्रिकल Relax. डायस्टोल मैंने लिख दिया, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो अगर मैं इसको अब टेबल की फॉर्म में बना देती हूँ यहाँ पे, तो ये टेबल कुछ ऐसा बनेगा। 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहे हैं। 0.3 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 0.5 रिलैक्स कर रहे हैं। तो ऊपर वाला किसके लिए है, एट्रिया के लिए, नीचे वाला Ventricle. के लिए। ये क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपका रिलैक्स। और दोनों ये हो गया ना, 0.8 हो गया, ये भी 0.8 हो गया। Yes, ma'am. ये पूरी साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की। अब इस चीज में आप एक चीज नोटिस करके बताओ, एक टाइम पीरियड ऐसा है यहाँ पे, कुछ सेकंड का वो टाइम पीरियड है जिसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है। कितना सेकंड का वो टाइम पीरियड है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। 5 minutes. पॉइंट कैसे, 0.5. कैसे 0.5 में तो भाई ये तो आपका 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बाकी 7 के लिए रिलैक्स है। ये वाला टाइम देख रहे हो, ये वाला, रुको इसको हाईलाइट करती हूँ, ये वाला
Yes, ma'am. यहाँ इस 0.4 सेकेंड में आपका एट्रिया रिलैक्स में और इस 0.4 सेकेंड में वेंट्रिकल भी रिलैक्स में। Yes, ma'am. रिलैक्स में है देखो इस टाइम पीरियड में। इस वाले टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं ना कि इस टाइम पीरियड में आपके एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट जॉइंट डायस्टोल। Yes, ma'am. तो जॉइंट डायस्टोल 3 सेकेंड का है 0.4 सेकेंड के लिए। अगर क्वेश्चन आए कर लोगे? Yes, ma'am. चलो तो ये हमारा हो गया। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल। अब ये इन्होंने पूरी कार्डियक साइकिल ना आपको यहाँ पे समझाया। एक बार देखना, इसको पढ़ के समझ आ रहा है कि आप लोगों को कुछ, कि सबसे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर वाइज इसको पढ़ के देखना। सबसे पहले 1 में बोल रहे हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब अभी आपका हार्ट का एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है। तो जब ये दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में है, उस टाइम पे क्या होगा, आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगी। तो आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करना शुरू करेगा। और वो फ्लो कब करेगा, फ्लो क्यों करेगा वो, क्योंकि एसए ने सिग्नल भेजा, एसए ने सिग्नल भेजा एवी के पास, किस लिए, कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराओ। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड फ्लो करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल में। तो ब्लड आपका लेफ्ट से कहाँ पे आया, एट्रिया से वेंट्रिकल, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आया। फिर इसके बाद सिग्नल जो है आपका किसके लिए आएगा, वेंट्रिकल के लिए सिग्नल आएगा एवी से, बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स इनके पास, कि अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराओ। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खोला था उनको बंद कर दिया। जब हम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को बंद करेंगे तो हार्ट की पहली साउंड सुनाई देगी हमको लव, क्योंकि दरवाजे खोलने की साउंड नहीं आती, बंद करने की साउंड आती है, होता है ना। तो ये आपकी फर्स्ट साउंड आई हमारी कब, जब आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स बंद हो गए। तो जैसे ही वो बंद हुए अब आपके एट्रिया रिलैक्स करेंगे कितने सेकंड तक, 0.7 सेकंड तक एट्रिया। Yes, ma'am. 0.7. जब वो रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आयोटा में और पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। Yes, ma'am. तो हमको वॉल्स को खोलना पड़ेगा या नहीं? Yes, ma'am. वॉल्स ओपन हो गए और आपका वेंट्रिकल से सारा ब्लड निकल के चला गया और अब वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा। कब तक, 0.5 सेकेंड तक, 0.5 सेकेंड तक। और ऐसे ही करके आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व फिर से वो पूरी साइकिल रिपीट हो जाएगी। लेकिन जब ये सेमिल्यूनर वॉल्स के अंदर पूरा ब्लड आ जाएगा अच्छे से आयोटा में, तो अभी सेमिल्यूनर वॉल्स भी क्लोज हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? Yes, ma'am. तो अगेन दरवाजे बंद करने की साउंड आएगी। तो कैसी साउंड आएगी, Dub. आ गई हार्ट की दो साउंड, लव एंड डब। पहली साउंड कब प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड। सेकेंड साउंड कब प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर। क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. चलो यही आपकी कार्डियक साउंड्स थी, लव एंड डब। फर्स्ट हार्ट साउंड विद द closure of tricuspid and bicuspid wall and second sound with the closure of semilunar wall. Sounds को सुनने के लिए we use an instrument which is your stethoscope. चलो अब आता है कि हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए ईसीजी, ईसीजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मतलब ये किसी को भी चेस्ट पेन हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ईसीजी करो। तो ईसीजी में एक थोड़ा सा ना कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या कि एक तो मशीन का नाम है और एक उससे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं किसका नाम है, अपोजिट है दोनों का। मशीन का नाम तो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन के आया इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है, लिख लो यहाँ पे, ग्राफ इज योर इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है? इट गिव्स अस अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कि हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है क्या वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, हमको वो बताता है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास ये वेव्स बन के आ रही हैं, ये वेव्स हमको क्या बताती है? तो ये जो आपकी सबसे पहली वेव है पी वेव, ये हमको बताएगी कि हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, एट्रिया का एक्साइटेशन, जिसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। क्या बता रहा है ये? एट्रिया डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से आपके दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। QRS वेव क्या बताएगी? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नहीं करते? मैम करते हैं। तो QRS हमको बताएगी डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q वेव एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। मतलब जैसे जैसे Q वेव आया है ना, इस Q वेव से कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, और यही मतलब इनिशिएट बताता है। जैसे आप देख रहे हैं ना ये पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब सिस्टोल कर रहे होते हैं। और फिर थर्ड वेव हमको दिख रही है टी वेव। अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा, अब हमको रिलैक्स भी कराना है, तो इनका मतलब होता है कि वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल्स विल गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट। और टी वेव का एंड हमको क्या बताता है? इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, की जो आपका सिस्टोल होना था वेंट्रिकल्स को प्रॉपर फिनिश हो चुका है, वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स स्टेट में आना शुरू हो गए। तो कितनी वेव्स हमको दिख रही है यहाँ पे? We have 3 waves, P wave, QRS and T wave. QRS एक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि 3 वेव्स का एक कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, पढ़ लोगे इसको। ECG ग्राफ इंस्ट्रूमेंट है, ग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। P वेव, QRS वेव, T वेव, 3 हमको वेव्स बताती है। P वेव एट्रिया का डीपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, और T वेव वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। ठीक है, यस सर। ये भी आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एट्रियल का सिस्टोल होगा, सबसे पहले एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वही आपका पी वेव डीपोलराइजेशन। फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल होना स्टार्ट होगा, फर्स्ट फेज, जिसमें आपके जो एवी वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि जो आपके एवी वॉल्स को हमको क्लोज क्यों कराना है? एवी वॉल्स मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ना। यस मैम। वो क्लोज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट है वो वेंट्रिकल में आ चुका है, वो वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में बैकफ्लो ना कर जाए, इस वजह से। और वहां पे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, एवी वॉल्स को ओपन करने के लिए उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलता है? कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे टेंडने का नाम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 3 फेजेस दिखा रहा है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और एक डायस्टोल का अर्ली फेज। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले आपका एवी वॉल्स क्लोज हुआ, और फिर उसके बाद सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होंगी, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाएगा, जहां से ब्लड इजेक्ट आउट हो जाएगा बाहर की साइड। तो ये आपका क्या दिखा रहा है? ये आपका टी वेव का रीपोलराइजेशन। एंड फिर सिस्टोल से आप वेंट्रिकल क्या करना शुरू करेंगे? रीपोलराइजेशन करना शुरू करेंगे, जिसमें आपका वेंट्रिकल्स दिखेंगे। टी वेव आपको इस केस में आपके सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएंगी, हार्ट की सेकंड साउंड आएगी, कौन सी साउंड? डब साउंड। डब साउंड। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने वही समझाया हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। 3 वेव्स याद रखें, P, QRS और T। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी आपका,
देन वी हैव ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? ब्लड वेसल्स हम पढ़ ही चुके हैं इनके बारे में, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में डिफरेंस लिखवाया था, आर्टरी, वेन और एक पुल्मोनरी आर्टरी, एक पुल्मोनरी वेन। बीच में इनके अंदर ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है वो सब हम पढ़ चुके हैं। कौन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हार्ट से ओरिजिनेट होती है आर्टरी, और टिश्यू से ओरिजिनेट होती है वेन। इनका फंक्शन होता है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराना। अब इनकी वॉल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी जो वॉल्स होती है वो 3 लेयर्स से बने होते हैं ब्लड वेसल्स। आपका सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी ट्यूनिका इंटिमा। इंटिमा इनर लेयर किससे बनी होती है? स्क्वामस। स्क्वामस मतलब स्क्वायर शेप, एंडोथीलियम से बनी होती है। ये सिक्रा। एनी डाउट बेटा? ट्यूनिका इंटिमा किससे बनी है? स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। ट्यूनिका मीडिया मिडिल वाली लेयर है, ये आपकी स्मूथ मसल से बनी है और इलास्टिक फाइबर्स से बनी होती है। मिस ये जो स्क्वामस एंडोथेलियम है, ये स्क्वामस एपिथेलियम की जैसी ही होती है? ये एपिथेलियम का ही पार्ट है। एपिथेलियम एंडोथेलियम सिमिलरिटी है बिल्कुल दोनों में। ऐसी मिडिल लेयर आपका ये स्मूथ मसल से बना होता है और इलास्टिक फाइबर्स से बना होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब सबसे एक्सटर्नल लेयर, ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है। तीनों लेयर का नाम, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिड ट्यूनिका मीडिया, इंटरनल ट्यूनिका इंटिमा। जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है ना वो कंपैरेटिवली थिन होती है, पतली होती है। किसके अंदर? वेन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब आ जाओ इन तीनों के बीच में डिफरेंस में, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। अब हमको इनका फंक्शन देखो बहुत अच्छे से पता है। आर्टरी और वेन्स का तो फंक्शन क्या है? आर्टरी नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ये। और अगर पुल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है अगर वो बॉडी टिश्यू से, और अगर वो लंग्स से आ रही है तो वो ऑक्सीजनेटेड लेके आती है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा ल्यूमन है ना, इस ल्यूमन को ध्यान रखना कि आर्टरी का जो ल्यूमन होता है ना वो बहुत नैरो होता है और छोटा होता है। वो क्यों होता है वो आपको ऐसे समझना। देखो लेट सपोज ये मैंने ऊपर ऐसे आर्टरी बना रही हूं और ये आपकी ऐसे वेन है। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है ना ब्लड फ्लो के लिए। यस मैम। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है ब्लड फ्लो के लिए। एक जगह स्पेस कम है, एक जगह स्पेस ज्यादा है। तो जहां पे मेरे पास स्पेस कम है ब्लड फ्लो के लिए तो वहां पे ब्लड के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस मैम। यहाँ पे प्लस ब्लड का प्रेशर है हाई। और एक और चीज कि आपकी आर्टरी को पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है तो उसके पास वर्कलोड भी ज्यादा है। यस मैम। वर्कलोड भी ज्यादा और बहुत नैरो हमने उसको बनाया हुआ है। क्यों हमने? क्योंकि हमें पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है तो हम बहुत स्पीड से ब्लड को सर्कुलेट कर पाए, तो इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर। अच्छा मेरे को सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ही बता दो, होता क्या है ब्लड प्रेशर? बहुत सुनते हैं हम नॉर्मल केसेस में, बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी लो। ब्लड शुगर की वजह से नहीं, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, कैसा प्रेशर होता है ये? 80 और 120 सर्कुलेटर की सिस्टम की तरफ से जो आता है। देखो ब्लड प्रेशर वो कम स्पेस में ज्यादा प्रेशर लगता है ब्लड फ्लो होने के लिए। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels। आया समझ में? नहीं आया होगा, लिखते हो देखो। प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels
इन, जैसे ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पे बीच में ब्लड हो रहा है, तो ये ब्लड इन वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है फ्लो करते टाइम, उसको बोलते हैं ब्लड का प्रेशर। आया समझ में अब? यस मैम। ये हमको समझ में आ गया। तो अब हमको क्या करना ना, अब हमने क्या करा भाई, जितनी पतली सी ट्यूब बनाएंगे वो तो और उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगी। यस मैम। तो हमको ज्यादा प्रेशर आर्टरी में ही चाहिए, आर्टरी में ही ज्यादा प्रेशर चाहिए ना, क्योंकि आर्टरी के ऊपर काम का लोड ज्यादा है, पूरी बॉडी में उसको फटाफट ब्लड लेके जाना है। तो इसलिए हमने क्या करा, आर्टरी का जो ल्यूमन था उसको बहुत छोटा और पतला सा बना दिया, ताकि वहां पे ब्लड का प्रेशर हाई हो पाए। लेकिन अब हमारे पास डिफिकल्टी आ गई कि भाई अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो चांसेस है कि उसकी वॉल्स फट सकती हैं। तो हमने उसकी वॉल्स को भी हुक बनवा दिया ताकि हमारी वॉल्स को कोई नुकसान ना हो जाए। यस मैम। स्मॉल और नैरो बनाया टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रेशर हाई हो जाएगा तो वॉल्स को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमने वॉल्स को थिक बनवा दिया। और ब्लड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ब्लड का क्या चांसेस है कि ब्लड ऐसे जा रहा है तो बैक फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी, वो सामने देख के चल रहा है, ऐसे वो पीछे देखेगा ही नहीं। यस मैम। आगे रास्ता दिख रहा है अपना, एक डेस्टिनेशन दिख रहा है कि मेरे को वहां तक जाना है, तो पीछे देखेगा ही नहीं। तो हमको यहाँ पे आर्टरी के अंदर कोई वॉल्व्स बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो ये वेन है ना, वेन के अंदर कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और इसका ल्यूमन जो है वो बहुत वाइड है, वॉल्स भी थिन है, तो जिसकी वजह से ब्लड धीरे धीरे जा रहा है, ब्लड धीरे धीरे जा रहा है, तो भाई चांसेस है कि वो ब्लड बैक फ्लो कर जाएगा। यस मैम। अब जाए ब्लड, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्व्स बनवा दिए हैं। देखो वॉल्व्स को थोड़ा दूसरे कलर से बनाता है, ऐसे हमने यहाँ पे वॉल्व बनवा दिए ताकि ब्लड जब यहाँ से यहाँ आ गया तो ये वॉल्व बंद हो जाए, रास्ते को पीछे जाने का रास्ता ही ना मिले, आगे जाए। तो अब याद रहेगा ब्लड प्रेशर किस में ज्यादा है? जिसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है आर्टरी का, तो प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्स उसकी थिक बनवा दी। वेन्स में ब्लड धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इसलिए हमने वेन्स के अंदर हमने वॉल्व बनवाया, आर्टरी वॉल्व की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वॉल्व टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी हमारी अयोर्टा होती है। आर्टरी वेन समझ में आ गया? हाँ जी। जो बीपी हाई और लो होता है उसका रीजन क्या होता है फिर? उसका भी रीजन बताऊंगी मैं आपको अभी। आर्टरी वेन समझ में आया? अब कैपिलरी पे आ जाओ। ये कैपिलरी क्या चीज है एग्जैक्टली? अब इसको देखो, ऐसे समझो, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है और ये आपका वेन है। नहीं, इसको थोड़ा अटैच नहीं करते हैं, ऐसे वेन है हमारी। तो वेन टिश्यू के अंदर क्या है? टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा है ना? यस मैम। CO2 ज्यादा है, यहाँ पे CO2 कम है, तो हमको CO2 यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करानी है। यस मैम। यस मैम। होगा कैसे? कैसे डिफ्यूज? अब ये वेन जो है, ये वेन टिश्यू के अंदर तो एंटर हो नहीं सकते कि वहां से CO2 को उठा के लेके आ जाए, नहीं होगी ना। तो क्या होता है ना, यहाँ पे आपकी ऐसी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है छोटी छोटी। ये कैपिलरीज क्या करती है? इन कैपिलरीज के अंदर पावर होती है डिफ्यूजन करने की। डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कैपिलरीज है, क्या करेंगे? ये गैसेस को यहाँ से लेके कैपिलरी में आ जाएगा, फिर कैपिलरी से वेन में चला जाएगा। ऐसे ही मेरे पास इधर जो ये क्या आ रही है? आर्टरी, कॉल इट अयोर्टा। अयोर्टा आ रहा है, इस अयोर्टा के अंदर O2 ज्यादा है, यहाँ पे O2 कम है, तो मेरे को क्या करेगा? ये O2 इस कैपिलरी में डाल देंगे और इस कैपिलरी के थ्रू टिश्यू में। तो कैपिलरी का फंक्शन क्या हो गया? इट टेक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन मेंटेन करके चलता है, एज वेल एज
न्यूट्रिएंट्स का भी। कैसे न्यूट्रिएंट का? क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल तक जाती है और फिर वो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड, वो फूड जो है हमारा ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर ब्लड से सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कैपिलरी कराते हैं। इनके अंदर प्रेशर देखो, ल्यूमन इनका हमने बहुत कम बनवाया है क्योंकि हमें पूरी बॉडी टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज को फैलाना है, बहुत स्मॉल, और इनके अंदर कोई प्रेशर वेशर होता नहीं है, इसलिए हमने इसको वॉल्स को भी थिन बनवा दिया। इनकी जो वॉल्स होंगी वो सेमी परमिएबल होंगी क्योंकि हमें यहाँ से सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को इन एंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए कैपिलरीज की वॉल सेमी परमिएबल होगी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये हमको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये आपका ब्लड वेसल्स का इन्होंने छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। अब ये डायग्राम देखे भी कभी कभी, अब यहाँ से आप देख सकते हो इसका ल्यूमन क्या है, आर्टरी का छोटा है, वेन का ल्यूमन ज्यादा है। कैपिलरी जो है वो सिर्फ एक लेयर से मिलके बनी होती है, एंडोथेलियम से। ये बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये सारी लेयर्स तो आप कर ही लोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन सिर्फ किसके अंदर होता है? बर्ड्स के अंदर, ह्यूमन, क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन दो टाइप से होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिंपली याद रखना, पल्मोनरी टर्म से हम समझते हैं ना लंग्स, यस मैम, पल्मोनरी से लंग्स, और सिस्टमिक से आपको याद रखना है हमारा बॉडी सिस्टम। सिस्टमिक मतलब बॉडी सिस्टम। अब इस वाले डायग्राम से आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि पल्मोनरी और सिस्टमिक में डिफरेंस क्या है। देखो जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ये आपका राइट पार्ट है हार्ट का, यहाँ पे चलो कलर चेंज कर लेती हूँ, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, और ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स तक चला गया, यहाँ से लंग्स में, यहाँ से ऐसे लंग्स तक चला गया। ठीक है, और आया कहाँ से? बॉडी से, ये रहा आ गया। फिर आपका लंग्स से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहाँ लेके जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा पूरी बॉडी में लेके जाए। तो अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, जो ये मेरा राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, और वी कैन से ये, चलो राइट एट्रियम छोड़ो, आप अभी ये वाला ध्यान रखो, राइट वेंट्रिकल और आपका ये लेफ्ट एट्रियम, ये पाइप्स देख रहे हो, इधर से ये निकल रहा है और इधर से आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट का कौन कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व है, तो दो चैम्बर इन्वॉल्व है ना, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, है ना, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। और इफ आई आस्क यू सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व है? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बस यही क्वेश्चन आता है, इसी को एक बार पढ़ के देख लो क्या यही लिख रहा है यहाँ पे या नहीं। देखो जरा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में बोलता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है राइट वेंट्रिकल से इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक वो जा रहा है, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट। तो कौन कौन इन्वॉल्व हो गया अभी लिख के दे रहे ना आपका, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ये दो इन्वॉल्व हो गए। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, एंटरिंग द आयोटा इज कैरिड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, कहां तक? टिश्यूज तक लेके जा रहा है, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा, और कहां पे आ रहा है? राइट एट्रिया, पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए। बस यही आपको याद रखना है कि कौन सा चैम्बर पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, कौन सा चैम्बर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है। डन? डबल सर्कुलेशन
पल्मोनरी सिस्टम में। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, एक और टाइप का सर्कुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? अभी हमने देखा कि जो ये आपका हार्ट है, आपका हार्ट भी तो मसल से बना है, मसल से बना है ना। यस मैम। मतलब मसल्स इज ऑल्सो ए टिश्यू, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब जो आपकी हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं, इन कार्डियक मसल्स को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ना। यस मैम। अब हार्ट के तो चैम्बर से ब्लड आ रहा जा रहा है, हार्ट की मसल्स को, मतलब बेसिकली हार्ट की सेल्स को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और उनकी सेल्स के अंदर जो CO2 बन रहा है उसको भी बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट है। यस मैम। यस मैम। हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम होता है कोरोनरी आर्टरी का। ये क्या करती है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको? टू कार्डियक मसल्स। अब हम उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं, तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने का काम किसका होगा? कोरोनरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। deoxygenated blood from cardiac muscles। ठीक है, अब एक डिसऑर्डर आता है यहाँ पे कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर, अब इस आर्टरी का हमने देखा सभी आर्टरीज का नैरो ऑलरेडी बहुत, उनका जो ल्यूमन होता है बहुत नैरो होता है, बहुत पतला सा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपने एक केस सुना होगा कि किसी इंडिविजुअल का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। यस मैम। कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल आपकी इन्हीं के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, बेसिकली आर्टरी में डिपॉजिट होता है वो सबसे ज्यादा, आर्टरी के अंदर डिपॉजिट। तो अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट या कुछ भी इस टाइप का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, तो उस डिसीज को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। आर्टरी डिसीज। ये आपको याद रखना। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो ल्यूमेन है जब और ज्यादा नैरो हो जाएगा, तो आपकी कार्डियक मतलब हार्ट की मसल्स को ही प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाएगा। यस मैम। यस मैम। तो अब हार्ट के लाइक एक होता है, आपने सुना होगा हार्ट अटैक, यस मैम। यस मैम। होगा हार्ट फेलियर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हार्ट अटैक में चांसेस ऐसा पड़ता है, हार्ट फेलियर में हार्ट बंद हो जाता है। दोबारा बोलो। हार्ट अटैक में एक सडन अटैक पड़ता है, और हार्ट फेलियर में तो हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और कोई बताएगा? वो लोड ज्यादा होने के कारण वो अपने अपने काम वो कम करने लगता है ना, फिर हार्ट फेलियर होता है। देखो, सबसे पहले हार्ट फेलियर ध्यान रखना है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है, मतलब आपका हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया, नाम से याद रखना। हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया है। हार्ट का काम क्या है? पूरी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करना। yes, तो अब वो फेल हो गया, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। यस मैम। तो यही तो होगा इसमें। हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट फेलियर में हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। जितनी आपकी बॉडी की नीड है उतना वो उसको नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में बोलते हैं हार्ट फेल हो गया।
ठीक है। यस मैम। हार्ट क्या होता है, आपके हार्ट के ऊपर किसी ने अटैक किया है, अटैक करोगे तो कोई चीज डैमेज होगी। यस मैम। हार्ट के अंदर कोई डैमेज आया होगा, अटैक हुआ, डैमेज आया, तो इसमें क्या होता है, आपकी हार्ट की जो मसल्स है वो सडनली डैमेज हो जाती है। और हार्ट की मसल्स क्यों डैमेज होंगी, क्योंकि हार्ट की मसल्स को अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा होगा, और उनको ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका है, कोरोनरी आर्टरी का है। और अगर कोरोनरी आर्टरी की अंदर किसी चीज का डिपोजिशन होगा तो वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी हार्ट को, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। यस मैम। होगा ना, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, दोनों केसेस क्लियर। एक केस आता है, आपने सुना होगा एंजाइना पैक्टोरिस, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी बोल देते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी इसको बोल देते हैं। अब इसको याद रखने का नाम, एंजाइना से याद रखना, एंजाइना मतलब इसको बोलते हैं अचानक से चेस्ट पेन होना, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका बता रही हूँ। आप लोग जब बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, अगर आप लोगों का जैसे अभी प्रैक्टिकल होगा तो फिजिकल एजुकेशन किसी का सब्जेक्ट होगा, पीटी टीचर बहुत दौड़ाते हैं ना ग्राउंड में, यस मैम। तो क्या होता है आप लोगों को, बॉडी पेन होता है। यस मैम। यस मैम। पेन होता है, पेन होना शुरू हो जाता है और वो 2-3 दिन तक रहता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ होगा ना, जब आप बहुत दौड़ रहे होंगे, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपकी मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल, क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसी वजह से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, यस मैम। होता है ना, उसी वजह से मसल्स क्रैम्प। तो अब आप खुद सोचो, आपको हार्ट में पेन कब होगा, जब आपके हार्ट के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा होगा। यस मैम। लैक्टिक एसिड बन रहा होगा वहां पे, इसीलिए पेन हुआ। तो पेन हो रहा है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन ना मिलती। ये एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जब इनफ ऑक्सीजन आपकी हार्ट की मसल्स को नहीं मिल रही हो, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पेन होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। प्रॉपर बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, हार्ट फेल हुआ है, हार्ट फेलियर। आपकी हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई है क्योंकि इसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिला, हार्ट अटैक। यस मैम। कोरोनरी डिसीज को ही एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोलता है। इसका अंदर क्या होता है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस, कुछ इस टाइप के सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है और आपकी हार्ट की मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यस मैम। ऐसे ही आपका एक केस है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80। 120 का मतलब होता है आपका सिस्टोलिक, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रेशर है वो 120 नॉर्मल है, और रिलैक्सेशन का जो प्रेशर है वो 80 होना चाहिए। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। अगर इतना है तो नॉर्मल है, इससे हाई जाएगा, और हाई कितना, 140 और 90। इससे अबव अगर जाएगा तो हम उसको बोलते हैं हाई बीपी, इससे लो जाएगा तो हम उसको लो बीपी। ये जनरली किसकी वजह से होता है, आपके हार्ट के अंदर कोई भी डिसीज हो सकती है, आपका ये किडनी को अफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, अलग अलग टाइप के आपकी बॉडी के अंदर इसके अंदर डिफिशियंसीज देखने के लिए मिलती है। तो मिस जिसको ये चीज नॉर्मली होती है तो उसके हार्ट को डिसीज है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वाला केस होता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो डिसीज है फिर। नहीं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर बहुत, लाइक कैसे ना, आपने सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर ब्लड प्रेशर मतलब बीपी की मेडिसिन लेनी पड़ती है, और अगर वो किसी दिन स्किप कर जाता है तो उनको ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम आने लग जाती है। होता नहीं होता? यस मिस होता है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक प्रॉपर ऐसी डिसीज है कि मतलब उनके हार्ट में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, कि उनका हार्ट जो है प्रॉपर प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उनकी ब्लड वेसल्स जो है वो वीक हो गई है, इस वजह से उनको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि उनका जो प्रेशर वो मेंटेन रहे।
ये होता है। और बाकी इसके कुछ केसेस ऐसे भी होता है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होता है, उसको हाई बीपी लो, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपने बहुत सारे सुना होगा किसी किसी इंडिविजुअल का हाई ही बीपी होता है, उसका लो बहुत रेयर होता है, किसी का लो ही होता है, उसका हाई नहीं होता। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपका बीपी हाई जा रहा है या लो जा रहा है। लेकिन केसेस इसके अलग अलग हो सकते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन इसका केस होता है कि अगर आप बहुत हाई टेंशन लेना, आपने कुछ खाया नहीं है काफी दिन से, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, ये सब चीजें अफेक्ट करती है आपके ब्लड के प्रेशर को। ठीक है, फिर आता है कि आपकी कार्डियक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है। अब सबसे पहला केस तो हमने ये पढ़ा ही था कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी जो होती है उसको तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऑटो एक्साइटेबल है, नोडल टिश्यूज कर रहे हैं। तो फिर हम किस चीज का रेगुलेशन पढ़ेंगे? हम रेगुलेशन पढ़ेंगे, लेट सपोज अपेक्षा, अपेक्षा के सामने अचानक से शेर आ गया, तो अपेक्षा के साथ क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, अपेक्षा हार्ट बीट डर जाएगी, नहीं डर जाएगी? यस सर, डर नहीं होगा उसके साथ? दौड़ने लगेगी। अरे केसेस बताओ ना, होगा क्या? दौड़ेगी तो है ही, लेकिन दौड़ने से पहले भी तो कुछ होगा। उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, कांपने लगेगी। आने शुरू हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यस मैम। तो ये सारे केसेस का किसी क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर रेगुलेशन है किसी चीज का। यस मैम। तो ऐसे ही आपकी हार्ट, अब हमने तो देखा था कि हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हार्ट के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उन चीजों को कंट्रोल करता है। हम अगर डर जाते हैं, हमारा हार्ट धक 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 करना शुरू कर देता है ना मैम। होता है ना? तो वो किस वजह से होता है? वो आपका जो हार्ट बीट है वो किस वजह से बढ़ा है? आपकी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्व होती है विच इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक क्या होता है, जब मैं आपको न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, उसमें आपको ये समझ में आएगा। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम वो न्यूरल सिस्टम है जो आपकी बॉडी में जो ऑटोमेटिक फंक्शंस चल रहे हैं, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक खुद से फंक्शन चल रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और ये सिग्नल आपके ब्रेन से आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ ब्रेन जहां से सिग्नल आता है, किसके थ्रू? आपके नर्वस सिस्टम के एएनएस के थ्रू। एएनएस में दो टाइप की नर्व्स है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब फंक्शन करती हैं? जब आपके सामने इमरजेंसी की सिचुएशन है। अब अपेक्षा के सामने शेर आगे खड़े तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है ना उसकी। यस मैम। शेर आगे सामने खड़ा होता है तो आप क्या सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मतलब खुद से एक अलर्टनेस आ जाती है ना बॉडी में, खुद हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से, वो सब खुद होता है। जैसे अचानक से अपेक्षा को बोला मम्मी ने कि बेटा अभी तुम बैठ के पढ़ाई कर लो, लेकिन अपेक्षा क्या कर रही है ना, उसके बुक्स के अंदर फोन रख के चला रही है, सामने अचानक से मम्मी आ गए तो अपेक्षा डर जाएगी। हार्ट बीट उस टाइम पे भी बढ़ जाती है, मम्मी कर देंगे तो क्यों हुआ है? वो सिंपैथेटिक नर्व की वजह से, क्योंकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल हार्ट बीट कितना है? 72, और हाई हो जाता है। अब वो और हाई हो जा रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स ने, उनका कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अब हार्ट बीट बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? क्योंकि 70 है, वो 75 होगा तो 70 into 75 करेंगे, कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। और नॉर्मल सिचुएशन में अभी हमारे आमने सामने शेर वेर कुछ नहीं है, तो अभी हमारा कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल चल रहा है। अभी हमारा हार्ट बीट जो है कम है, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी स्पीड वगैरह सब कुछ कंट्रोल्ड वे में है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्व्स वर्क करती हैं और नॉर्मल सिचुएशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वर्क करती हैं। डन? यस मैम। हमारा हार्ट अपने फंक्शन खुद से करता है, तो इसलिए हम अपने हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मायोजेनिक हार्ट। क्लियर? चैप्टर फिनिश। मजा आया चैप्टर में या नहीं? यस मैम। तो अब आप लोगों को क्या करना है? इस पूरे चैप्टर के नोट्स अच्छे से बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेना।
एनसीईआरटी की जिस भी लाइन में डिफिकल्टी आए वो उस लाइन को हाईलाइट कर लेना, और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सैटरडे में, उस क्लास में आप लोग सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट डाउट्स के रखूंगी जिसमें आप मुझसे डाउट्स पूछोगे, और रेस्ट वाले टाइम में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि संडे में हम लोगों को टेस्ट देना है इसी चैप्टर से। यस मैम। तो पढ़ के आना सबको, हर कोई अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और बहुत सारे डाउट्स के साथ आना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।